गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है गुडविल। अब गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो आप +1 से लेके अभी तक कई बार सुन चुके हो, कई बारी आप इसकी जर्नल एंट्रीज कर चुके हो। पर हमने इस क्लास में जो मेन चीज़ सीखनी है वो हम सीखेंगे कि गुडविल की नेचर क्या है और उसको वैल्यूएशन कैसे करते हैं। अब गुडविल आपको समझाने के लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए। आपको पता है गुडविल मतलब रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब किसी भी चीज़ की ब्रांड वैल्यू। अगर इसकी हम छोटी सी अगर एग्जांपल दें तो एग्जांपल आ सकती है कि अगर आप मान लो कोई जीन खरीदना चाहते हो। अब वही जीन अगर हम एक नॉर्मल स्टोर से खरीदें वो 1000 to 1500 की आएगी, पर अगर हम लेवाइस की जीन खरीदेंगे वो 15,000 की आएगी। तो जो लेवाइस ब्रांड ऐड हो जाता है वही उसकी गुडविल है, जिसकी वजह से वो उसका इंटेंजिबल एसेट है। अब हमने पढ़नी है उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में हमारे पास चार तरह की गुडविल आती है: डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल एंड रैपिड गुडविल। डॉग गुडविल, अब आपको पता है डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल। डॉग जो है वो अपने ओनर के लिए हमेशा फेथफुल होता है। मतलब डॉग जो है वो किसी ना किसी, जैसे अगर हम बोलें गुडविल में, ये वो कस्टमर्स हैं जो किसी मैनेजमेंट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए लॉयल हैं। कि जैसे अगर उन्होंने पता है कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे तो वो लोग भी अपने शेयर हैं वो ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी कंपनी में। अब दूसरी आती है हमारे पास कैट गुडविल। कैट जो है उसको फिश चाहिए, जब तक उसको अपनी मनपसंद फिश मिल रही है वो वहीं पे रहेगी। जैसे लोग एप्पल के प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर लोग एप्पल का आईफोन खरीद रहे हैं तो एप्पल का आईफोन ही खरीदेंगे। मान लो एप्पल का जो स्टोर है उनके पहले घर के पास था, वो दूर शिफ्ट हो गया, तो वो दूर जाएंगे पर जाएंगे एप्पल का फ़ोन खरीदने ही। उसके बाद आते हैं हमारे पास रैट गुडविल। अब रैट रैट आपको पता है टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा क्या खाता है, चीज़। रैट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको मैनेजमेंट कौन सी है, ना ही उसको फ़र्क पड़ता है कि ब्रांड कौन सा है। रैट को है मैंने चीज़ खाना जहाँ से मुझे अच्छा चीज़ मिलेगा। जैसे हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने तो किसी मॉल में जहाँ पे ऑफ होती है हम वहाँ से वो सामान खरीद लेते हैं। हमें कोई फिक्स नहीं है कि अगर हमें लेवाइस ऑफ देगा हम लेवाइस का खरीद लेंगे, अगर हमें पीटर इंग्लैंड ऑफ देगा हम पीटर इंग्लैंड से खरीद लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रैबिट गुडविल। अब रैपिड जो होता है ना, रैपिड एक बहुत लेजी एनिमल होता है। मतलब कि हमें रैपिड जैसे कि हम आस पास हमारे पास जो सबसे पहले मिल जाएगा वो ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम स्पेशली कुछ ब्रांड वगैरह तो उसमें होता नहीं, जो घर के पास आता है या जो गली में जो रेडी वाले लोग आते हैं उनसे जो हम खरीद लेते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वही होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास गुडविल के टाइप्स। हमारे पास दो टाइप की गुडविल होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल मतलब जैसे जो हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने अगर किसी बिजनेस को ओनरशिप खरीदनी है तो उसको हम जो पैसे देंगे वो गुडविल होएगी, क्योंकि हम उसकी ब्रांड वैल्यू या रेपुटेशन को एक तरह से या नेम को खरीदना चाहते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है ना वो हमारे बिजनेस में एज सच आती ही नहीं है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है उसको हम एसेट में शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट होता है। अगर हमने ऑलरेडी सेल्फ जनरेटेड गुडविल लिखी हुई है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो बेसिकली जितनी भी गुडविल हमने करनी है वो परचेज्ड गुडविल ही होती है। अब हमारे पास है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमारे चैप्टर का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमारा चैप्टर में जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है या जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। अब मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमारे पास तीन मेथड होते हैं। यहाँ से प्लीज़ ध्यान से सुनना। सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास में हमने यही वाला पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये तो हमें सिंपली है कि गुडविल अगर हमने वैल्यू करनी है मतलब उसकी कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मनी होएगी। अब किसी की गुडविल मतलब ब्रांड वैल्यू हमें कैसे पता चलेगा? जो भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाती है और बाकी लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है उसकी गुडविल अच्छी होएगी, जो कम कमा रही है उसकी गुडविल कम अच्छी होएगी। अब इसी वजह से जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें हम जो गुडविल है कंपनी के एवरेज प्रॉफिट्स के हिसाब से निकालते हैं। अभी इसकी हम डिटेल में आगे वैल्यूएशन भी सीखेंगे। पर सेकंड टॉपिक होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, इसमें आता है कि हम सिर्फ अपने आप को नहीं देखते,
हम देखते हैं कि हमारे जैसे और कितने लोग हैं मार्केट में, उन सब से कंपेयर भी करते हैं, जिसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालते हैं एंड दूसरे लोगों की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी देखते हैं। उस हिसाब से मतलब कंपैरिजन करके उनके प्रॉफिट्स को देख के हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम कैपिटल वर्ड कहाँ से आता है, जहाँ पे एसेट माइनस लाइबिलिटी, मतलब हम यहाँ पे पहले बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। आई नो अगर आपको ये टर्म्स अभी टफ लग रही हैं तो हमने डिटेल में ये सब कुछ पढ़ना है, तो टेंशन मत लो, अभी आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ। उसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की फिर से वैल्यूएशन करते हैं। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास जो पहला मेथड है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो इसमें हमारे पास 4 स्टेप हैं। स्टेप 1 है बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? अब देखो अगर हमने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करनी है ना, तो गुडविल के लिए प्रॉफिट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है। ये हमें पता कैसे चलेगा? मान लो कोई एक फर्म है जो हर साल 1.5 से 2 लाख का बिजनेस प्रॉफिट करती है, पर इस साल उसको अचानक हमने देखा टोटल प्रॉफिट 8 लाख रुपीज़ का हुआ है। पर हमें बाद में पता चला कि 6 लाख की उस बिजनेस की लॉटरी निकली थी। अब जो लॉटरी निकली है उसका बिजनेस से डायरेक्टली कोई लेना देना है, उससे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती। इसलिए जो ऐसे के इनकम्स है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं आती हैं। या कभी कभी कुछ अब नॉर्मल, मतलब हमारे पास ये अब नॉर्मल प्रॉफिट था, ऐसे ही हमारे पास अब नॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। मान लो कोई बिजनेस अच्छा खासा हर साल 10-12 लाख प्रॉफिट कमाता है, इस साल उसको सिर्फ 2 लाख प्रॉफिट हुआ। हमें बाद में पता लगा कि उसके गोडाउन में आग लग गई थी जिसकी वजह से उसका काफ़ी सामान जल गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ। नाउ दैट मीन्स कि हमें जो प्रॉफिट है ना, वो वाले प्रॉफिट चाहिए जो बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट है। अब उसको निकालने के लिए हमें ऐसे दिमाग में कोई चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हम अप्लाई करेंगे तो हमारे किसी भी प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना, कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली दिए होते हैं, तो उसको फिर से फॉर्मूला ना लगाना शुरू हो जाना। अगर हमें अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटिंग ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, यहाँ पे हमें दिया होएगा प्रॉफिट या लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर या करंट ईयर, कोई भी जिस साल का हमने निकालना है, बिफोर एडजस्टमेंट। अगर बिफोर एडजस्टमेंट है ना, उसमें मतलब हमें एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे हमें ये 5 चीज़ें हैं जो ऐड करनी है। सबसे पहला, अब नॉर्मल लॉस। ऐसे कि अगर हमारा कोई अब नॉर्मल लॉस हुआ है कि चोरी हो गई या आग लग गई, तो उसको हम ऐड बैक करेंगे कि पुराने प्रॉफिट पे आ जाए। दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक पहले हमने ज़्यादा किया हो ना, तो वो हमारे प्रॉफिट को कम शो करता है। आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा इस चैप्टर में या पीछे एनपीओ चैप्टर में आपने सीखा होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट कम होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जितना कम करेंगे उतना हमारा ये कम होता है। तो इस वजह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो, इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, तो उसको भी हमने ऐड बैक करना है। थर्ड इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लो हमने कंपनी के पास कोई एसी पड़ा हुआ था या फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसको हमने बेचा, उसको बेचने में कोई नुकसान हो गया। अब वो लॉस जो है वो बिजनेस का एक्चुअल काम तो नहीं ना था, इसलिए अगर वो लॉस जो है उसको भी हमने ऐड बैक करना है। उसके अलावा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रीअकरिंग, जो बार बार नहीं होते। कोई ऐसा एक्सपेंस जो नॉर्मली नहीं होता, एक बार ही हो गया गलती से, तो उस एक्सपेंस को भी हम ऐड बैक कर देंगे कि यार ये हमारे बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। जैसे मान लो कि कोई आपके डोर पे क्रैश हो गया, अब उसको हमने ठीक कराया, या कोई दीवार ख़राब हो गई, अब वो बिजनेस का नॉर्मल काम नहीं है, तो वो नॉर्मल एक्सपेंस नहीं था। उसके अलावा हमारे पास होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो चीज़ होती है ना, वो आपने +1 में सीखा हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चीज़ होती है लॉन्ग पीरियड के लिए या बड़ा खर्चा। अब ये जो बड़ा खर्चा होता है इसको हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते, बैलेंस शीट में डालते हैं। तो अगर हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, उसका मतलब है कि कोई चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आनी चाहिए थी उसको हमने डाल दी। अब वो चीज़ हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डाल दिया जो नहीं आनी चाहिए थी, तो उसका मतलब वो एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम होएगा, तो हमने वो प्रॉफिट वापस ऐड बैक कर देने हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमने कि देखना है कौन कौन सी चीज़ें लेस करनी है। अब लेस करने वाली चीज़ें ना हमें स्पेशली याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो हमने ऐड किया है उसका उल्टा सब कुछ लेस हो जाएगा। सबसे पहले हमने अब नॉर्मल लॉसेस को ऐड किया था, तो अब नॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा। हमने वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया था, यहाँ पे उसका उल्टा माइनस हो जाएगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस करना है। वहाँ पे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस थे जिसको ऐड किया था, यहाँ पे नॉन रिकरिंग इनकम्स हैं, कोई ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती, जैसे मैंने आपको लॉटरी का बताया था। उसके अलावा इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसे हमने बिजनेस ने कोई एफडी कराई हुई है, अब उसके ऊपर जो इनकम है वो बिजनेस का अपना इनकम नहीं है, तो इस वजह से भी वो जो है उसने प्रॉफिट को बढ़ाया, तो उसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। उसके बाद एक चीज़ है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड। अगर हमने पार्टनर को कोई सैलरी वगैरह दी है और उसको माइनस नहीं किया हुआ, तो हम वो भी माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। उसके बाद एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई मतलब ऐसा एक्सपेंस है जो हमें पता है होना ही होना है पर अभी नहीं हुआ था, तो उसको भी हम पहले ही माइनस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नॉन एडजस्टेड प्रॉफिट में, मतलब ऐसे प्रॉफिट जिसमें एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, उसमें ये सारी एडजस्टमेंट मतलब कुछ चीज़ें ऐड कुछ चीज़ें माइनस करने के बाद आता है हमारा बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद आगे का स्टेप हमारा बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप थोड़ा टफ था, बाकी नेक्स्ट तीनों के तीनों स्टेप्स बहुत इजी हैं। पहला है फाइंड, मतलब सेकंड स्टेप इज फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अब ये निकालना आई गेस आप सबको आता होगा। आपको मीन निकालना आता है, जिसमें हम करते थे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही इसमें जितने साल के हमने एवरेज निकालने हैं, सारे साल का प्रॉफिट प्लस करेंगे और उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद हमने ढूंढना है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि कितने साल के प्रॉफिट्स की गुडविल खरीद रहे हैं। अब ये जो है ना, ये आपको कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा होता है कि हाउ मेनी ईयर्स परचेज। अब जितने भी ईयर्स परचेज होएगा उसको हमने डायरेक्टली सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो हमारे निकालने हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। एंड लास्ट चीज़ है हमारी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो इसी चीज़ से आ गई। अब देखो वैल्यूएशन गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब स्टेप 2 इनटू स्टेप 3। बस एक बार आपके एवरेज प्रॉफिट आ गए, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है एंड हमारी गुडविल आ जाएगी। अब ये तीनों स्टेप्स देखने के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसमें हमें देखो, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जांपल एक बारी मैं रीड कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ रीड करना। अब देखो, गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। The firm earned profits in the previous 4 years as 15,000, 11,000, 18,000 and 16,000। अब देखो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि गुडविल जो है वो हमने 3 years परचेज पे निकालनी है, मतलब हमें थर्ड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, मतलब पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और उसको 3 साल से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमें चारों साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, हमने एवरेज निकालना सिंपल है। चारों साल प्रॉफिट्स को ऐड करो, 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 18 44, 44 प्लस 16 60। तो 60 आया 4 साल के प्रॉफिट। अब 4 साल के प्रॉफिट है तो एवरेज निकालने के लिए 4 से ही डिवाइड करेंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 15,000, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला 15,000। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आ गया इसको हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई, जो कि दिया हुआ है 3 years परचेज।
तो डायरेक्टली 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 45,000, यही हमारा आंसर है कि हमारे उस फर्म की गुडविल आई है 45,000। आई होप आपको यहाँ तक एग्जाम्पल पूरी क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होएगा ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना ढूंढेंगे,